और दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 190 एवं 191। हाउ फील मच बेटर। रिया के बैठते ही डॉक्टर सवाल करता है। यस डॉक्टर, यू आर वेरी लकी, योर फियांसी लव्स यू वेरी मच। रिया हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखती है। हैरान तो ईशान भी हो जाता है। डॉक्टर, आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरी फियांसी नहीं है। ईशान अपनी बात क्लियर करता है। यस डॉक्टर। रिया भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। ओह सॉरी, मुझे लगा आप लोग रूम शेयर करते हैं तो। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताइए रिया की रिपोर्ट क्या है। बहुत ही प्रोग्रेस है। अब आप कैसा फील करती हैं मिस रिया। गुड डॉक्टर। आपका भाई इस दुनिया से जा चुका है, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ डॉक्टर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। रिया की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। डॉक्टर, क्या हम लोग इंडिया वापस जा सकते हैं। ईशान क्वेश्चन करता है। जा सकते हैं। 3 महीने ऑर्डर और मेडिसिन चलेंगे, फिर हम दवाई भी बंद कर देंगे। अब तो इनको पैनिक अटैक नहीं आते हैं ना। नहीं डॉक्टर। दैट्स गुड। ये मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, आप करवा लीजिएगा। ओके। दोनों उठकर बाहर चले आते हैं। घंटों टेस्ट चलता है। दोनों वेटिंग एरिया में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। आप मेरे साथ बेड भी शेयर करते थे ईशान। ईशान रिया की बात सुनकर फाइल पर से नजर हटाकर उसकी तरफ देखता है। ट्रस्ट नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की हूँ, अपनी इज्जत का ख्याल तो सबसे पहले आएगा ना। ठीक है, हॉस्पिटल में मेडिकल करा लो, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। आप सीधा जवाब नहीं दे सकते हैं। नहीं, चलो अंदर। दोनों फिर से एक कमरे के अंदर चले जाते हैं टेस्ट के लिए। शाम तक घर लौटते हैं। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाने के लिए कुछ बना देता हूँ। ईशान अपने शर्ट का बाजू समेटते हुए किचन की तरफ जाने लग जाता है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बना लूँगी। आपने बहुत एहसान कर दिया ना, और एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। रिया उसके बगल से निकलकर किचन में जाने लग जाती है। तभी ईशान उसका बाजू पकड़कर सामने कर लेता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों अजीब तरह से बिहेव कर रही हो, और ये क्या बार बार एहसान लगा रखा है। मैंने कोई तुम पर एहसान नहीं किया है। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी, आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। रिया तुम, क्या तुम। कुछ नहीं। ईशान उसका बाजू छोड़कर पलट जाता है। रिया खामोशी से किचन में चली जाती है। दोनों में एक अजीब सी दीवार आ गई थी। रिया अपना बचपना छोड़कर गंभीर हो गई थी, और वही ईशान हमेशा तो शांत ही रहता था, अब और शांत हो गया था। बस अपने काम से मतलब रखता था। रिया सब कुछ खुद ही करने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था, क्योंकि अब यहाँ घुटन महसूस हो रही थी। अपने प्यार से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होता है। कम से कम उसके करीब जाने की दिल में लालसा तो नहीं आती है। उसके दर्द को देखकर मन तड़पता तो नहीं है। हाँ, वो जल्दी इन सब से दूर चला जाएगा, इन सब से बहुत दूर चला जाएगा। आपकी चाय। रिया उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाती है तो वो थाम लेता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। नीरज घर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। नरस नज़र सोफे पर जाती है, जहाँ पर आराधना जी सोई हुई थी। माँ,
नीरज उनके कंधे को पकड़ कर हिलाता है। आप यहाँ पर क्यों सो रही हैं? तू आ गया? हाँ। खाना खाएगा? नहीं, मैंने दिन में ही बता दिया था कि मेरा बाहर डिनर मीटिंग है। ओह, अच्छा ठीक है। चाय कॉफ़ी कुछ लेगा? नहीं। ठीक है, जा कमरे में आराम कर ले। मैं भी सोने जाती हूँ। हाँ जाइए, और प्लीज़ ऐसे इस तरह से जाग कर परेशान मत होइए। नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते हैं माँ को नींद कहाँ आती है। जा आराम कर, सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर को थोड़ा आराम दे, काम धंधा चलता रहेगा। ठीक है, आप भी जाकर रेस्ट कीजिए। नीरज अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लगता है धानी सो गई है, तभी माँ इंतज़ार कर रही थी। नीरज दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में चला जाता है। उसका साफ सुथरा बेड खाली था। ये कहाँ है? धानी, धानी तुम वॉशरूम के अंदर हो? बाथरूम के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। गार्डन में देखते हैं तो गार्डन से कोई आवाज़ नहीं आती है। ये कहाँ गई इतनी रात को? कहीं टेरेस पर तो नहीं गई है? नीरज सीढ़ी चढ़ते हुए छत पर देखने चला जाता है, लेकिन धानी का कुछ अता पता नहीं था। धानी, धानी। नीरज उसे आवाज़ लगाते हुए नीचे आ जाता है। माँ, धानी कमरे में नहीं है। हाँ, तो इतनी रात को शोर क्यों मचा रहा है? सब सो रहे हैं। माँ, धानी कमरे में नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ईशानी के कमरे में सो रही है। क्या? लेकिन क्यों? नीरज कैसी बातें कर रहा है? ईशानी का आखिरी महीना चल रहा है, किसी वक्त उसे दर्द हो सकता है। तो ऐसे बोल रहा है जैसे धानी आज पहली बार सोने गई है। वो पिछले 15 दिन से ईशानी के साथ सो रही है। क्या? इतना अचंभा क्यों हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। धानी को मेरे कमरे में भेज दीजिए। अभी तो सो गई होगी, जो भी काम होगा कल बता देना। नहीं। नीरज ईशानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटा देता है। सबकी नींद खुल जाती है। क्या हो गया? रात को किस बात के लिए हंगामा हो रहा है? अरविंद जी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। कुछ नहीं, आप जाकर सो जाइए, कोई परेशानी नहीं है। गोविंद जी भी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। धानी, धानी दरवाज़ा खोलो। कौन है? क्या हो गया? धानी भी आंख मलते हुए दरवाज़ा खोलती है। चलो। नीरज उसका हाथ पर खींचते हुए ले जाने लग जाता है। अरे क्या कर रहे हैं आप? हम कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने कमरे में। माँ, आप ईशानी के पास सो जाइए। हाँ ठीक है, लेकिन आराम से। ये बेवकूफ़ कभी नहीं सुधर सकता है। अरविंद जी अफसोस से अपना सर हिला देते हैं। क्या कर रहे हैं? हमें छोड़िए, सब देख रहे हैं। धानी उससे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। देखने दो, वाइफ हो मेरी। बेचारी धानी शर्म से पानी पानी होते हुए नीरज के साथ खींचते हुए चली जाती है। जाइए, आप सो जाइए, मैं ईशानी के पास सो जाती हूँ। नहीं बरीमा, मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? चलो आँख बंद करके सो जाओ। नींद नहीं आ रही है? नहीं, बहुत बेचैनी हो रही है, मन अजीब सा हो रहा है। होता है इस समय में। आराम करो। पैरों में मालिश कर दूँ? नहीं, ठीक है। आराधना जी उसके बगल में लेट जाती है। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको ज़रा सा भी शर्म नहीं आती है ना? नहीं, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। रात के 2 बजे कौन नहाता है? बिना नहाए मुझे नींद नहीं आती है। हाँ, आपको तो 2 ही काम करना आता है, एक गुस्सा करना आता है और दूसरा नहाना।
धानी बड़बड़ाते हुए अलमारी में से कपड़े और तौलिया निकाल देती है। कुछ खाना पीना खाएंगे? नहीं, तुम आराम करो, लेकिन इस कमरे के अंदर। धानी बिना कुछ बोले बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। नीरज जब तक नहा कर आता है, धानी नींद के आगोश में जा चुकी थी। नीरज बाल पोंछकर तौलिया सोफे पर रखते हुए बेड पर आ जाता है। एक पल धानी को देखता है, जिसके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं था। दिन में इतना गिला शिकवा करने के बाद भी वो उसके सामने आराम से आ रही थी, जिसको जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैसे तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर लेती हो? बुरा भी लगता है, तुम्हारे दिल को तो जताती नहीं हो। क्यों इतना साफ दिल है तुम्हारा? क्यों किसी के लिए मेल और नफ़रत तुम्हारे दिल में नहीं रहती है? कोई कितना भी तकलीफ़ पहुंचाता है, तुम कभी उसकी बातों का बुरा नहीं मान पाती हो। हर बार चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तकलीफ़ ना पहुंचाऊं, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं ही तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा देता हूँ। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम का असर तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा। नीरज उसके बालों को चूम लेता है। नीरज उसे उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचता है। उसके ठंडे हाथों की छुअन से धानी की आंख खुल जाती है। क्या कर रहे हैं आप? आपका हाथ ठंडा है, छोड़िए। धानी उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। अच्छा, तो ये लो। नीरज अपने गीले बाल उसके चेहरे पर झटक देता है। आह, क्या कर रहे हैं आप? हम गीले हो रहे हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें गीला कर रहा हूँ। देखिए, रात को 2 बजे आपको नहाने का शौक़ होता है, हमें नहीं। सोने दीजिए हमें। बहुत नींद आ रही है तुम्हें? हाँ, सामान्य इंसान को 2 बजे रात को नींद ही आती है। आप जैसे निशाचर नहीं हैं हम। व्हाट? क्या कहा तुमने? निशाचर? व्हाट यू मीन निशाचर? जो पूरी पूरी रात जागते हैं उसे निशाचर कहते हैं। कभी तुम मुझे बड़ी आंखों वाले गोरैया कहती हो, कभी रात को जागने वाली उल्लू कहती हो, कभी खूंखार शेर कहती हो, और अभी ये निशाचर। नॉर्मल सा मेरा नाम नहीं बुला सकती हो? नीरज नाम है। मेरी मम्मा मुझे प्यार से नीजू कहती थी। नहीं, हम नाम से नहीं बुला सकते हैं। हमारे गांव में पति का नाम नहीं लेते हैं ना। हाँ, नाम क्यों लेंगे? नामकरण करने का जो राइट है तुम लोगों के पास। पति के नाम से क्यों बुलाना? नए नए नाम रख दो। ठीक है, आप जीत गए, बस में हमें सोने दीजिए। नहीं सोने दूंगा। नीरज उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है। क्या चाहते हैं आप? रात को भला एक पति क्या चाहेगा? अपने अरमानों पर काबू कीजिए। जो चाह रहे हैं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे समझिए ना, नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? कुछ नहीं, खुद को बहुत ज्ञानी कहते हैं, लेकिन इतनी समझ नहीं है। क्या समझ? बोलते बोलते नीरज की जुबान रुक जाती है। किस्मत ही खराब है मेरी, सो जाओ। नीरज उसे अपनी बाहों में भरकर आंख बंद करते हुए बोलता है। धानी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देखती है और गालों को चूमकर आंखें बंद कर लेती है। धानी, मत करो शरारत, तुम्हें ही महंगा पड़ेगा। नहीं नहीं, हम सो रहे हैं ना। धानी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कई महीनों बाद दोनों को सुकून नसीब हुआ था। सुबह 5 बजे के करीब ईशानी की आंख खुलती है। या यूं कह ले, पूरी रात बेचैनी में उसे नींद ही नहीं आई थी। बिस्तर पर से उतरते हुए बाहर गार्डन की तरफ निकल जाती है। डॉक्टर ने सुबह के समय ताज़ी हवा लेने के लिए कहा था। लेट सोने की वजह से आराधना जी अभी तक सो रही थी। ईशानी को भी बाहर आकर अच्छा महसूस हो रहा था। सुबह सुबह की ताज़ी हवा उसे सुकून महसूस करा रही थी। हाँ, वो अतुल के जाने के बाद शरद की यादों के साथ खुश थी। अब उसने शरद की यादों के साथ जीना सीख लिया था। क्या कर रहे हैं शरद? छोड़िए, मुझे नींद आ रही है। नहीं ईशानी, सुबह गार्डन में घुमा करो, बहुत मज़ा आता है।
नहीं, आप ही लीजिए, मुझे मुझे सोने दीजिए। ईशानी नींद से ऊँघ रही थी और शरद ज़बरदस्ती से खींचते हुए गार्डन में लेकर आ गया था। आप घूमिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ईशानी एक बेंच पर बैठते हुए बोलती है। शरद गार्डन का चक्कर लगाने लग जाता है। ईशानी वहीं बेंच पर सो जाती है। ईशानी उसी बेंच को छूते हुए मुस्कुरा रही थी, तभी उसे अपने पेट में हलचल महसूस होती है। क्या हुआ बेबी, आप भी अपने पापा को याद कर रहे हो? ईशानी अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है। तभी एक हल्का सा दर्द का टिस उठता है। ईशानी मामूली से दर्द समझकर इग्नोर करके बैठी रह जाती है, लेकिन एकाएक दर्द की तेज़ लहर उठती है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है। शरद, आह! शरद! ईशानी के मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आह! मम्मी! ईशानी दर्द के मारे ज़मीन पर बैठ जाती है। लेट सोने की वजह से सब अभी भी सो ही रहे थे। ईशानी मोबाइल लेकर भी बाहर नहीं आई थी। दर्द के मारे ही बाहर गार्डन में छटपटा रही थी। तभी नीरज की आँख खुलती है। समय देखकर फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन आधे घंटे बाद उसे उठना ही था। इसलिए वर्कआउट करने के लिए अपने घर के बाहर गार्डन में आ जाता है। वहीं से उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। कौन चिल्ला रहा है इस वक्त? नीरज वो सब छोड़कर रेलिंग पर जाकर नीचे झांकता है। हल्का फुल्का उजाला ने पैर फैलाना शुरू कर दिया था। ईशानी उसे साफ दिखाई दे जाती है। आह! शरद, बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी माँ, मम्मी जी, भाभी, प्लीज़ कोई तो मेरी आवाज़ सुनिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। ईशानी रोते हुए चीख रही थी, सबको आवाज़ लगा रही थी। ईशानी! नीरज उसे आवाज़ लगाता है। नीरज की आवाज़ सुनकर ईशानी ऊपर की तरफ देखती है। भाई, भाई बहुत दर्द हो रहा है मुझे। डोंट वरी, मैं बस अभी आ रहा हूँ। धानी, धानी नीचे चलो। धानी कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो नीरज अपने शरीर में टी शर्ट फंसा रहा था। क्या हुआ? ईशानी को पेन हो रहा है। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। नीरज बोलते हुए अपना पर्स उठाकर नीचे दौड़ पड़ता है। क्या? हे भगवान, ईशानी जी को दर्द क्यों हो रहा है? धानी भी उसके पीछे दौड़ती है। नीरज बाहर की तरफ भागता है। धानी सबका गेट खटखटा देती है। आराधना जी उठते हुए अपने बगल में देखती है, लेकिन ईशानी नहीं थी। ये कहाँ गई? मम्मी जी, मम्मी जी, दरवाज़ा खोलिए। बाहर से धानी की आवाज़ आ रही थी। क्या हुआ धानी? मम्मी जी, ईशानी को बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ है वो शायद बाहर है, चलिए जल्दी चलिए। नीरज उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा देता है। ईशानी अभी भी दर्द के मारे चीख रही थी। ईशानी, 5 मिनट, बस 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लंबी लंबी सांसें लो। नहीं, नहीं भाई, बहुत दर्द हो रहा है। ईशानी का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। भाई, भाई अब मैं नहीं जी पाऊंगी। पागलपन बंद करो। आराधना जी, भावना जी सब बाहर आ जाते हैं। आराधना जी की गाड़ी में बैठते ही नीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है। भावना जी और धानी मुंह देखते रह जाती है। तभी ड्राइवर दूसरी कार लेकर आता है, जिसमें वो सब सवार होकर नीरज के पीछे निकल जाते हैं। ये कौन है? ईशानी की तस्वीर निहारते हुए अतुल को देखकर उसका रूममेट सवाल करता है। वाइफ है मेरी। क्या? पागल वागल हो गए क्या? तेरी शादी हो रखी है? उस लड़की को विश्वास नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? मेरी शादी नहीं हो सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम तो बहुत छोटे हो, इतनी जल्दी शादी? इतना भी छोटा नहीं हूँ, कुछ महीनों में 25 साल का हो जाऊँगा। लेकिन 25 साल में कौन शादी करता है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
गर्लफ्रेंड है तो छुपा मत। ये तुझे गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही है? अतुल ईशानी की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है। नहीं, ये तो मैरिड है। तो फिर क्यों सवाल कर रहा है? नहीं मतलब हम 6 महीने से साथ में रह रहे हैं। अगर तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारी वाइफ है, तो वो तुम्हें कभी कॉल क्यों नहीं करती है? आज तक मैंने तुम दोनों को बात करते हुए नहीं देखा है। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्या हुआ तबीयत को? कोई बड़ी बीमारी है क्या? बकवास बंद कर अपनी। अरे यार, मैं तो कंसर्न से पूछ रहा था। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। सी इज़ प्रेग्नेंट। व्हाट? उस लड़के को दूसरा झटका लगता है। बेवकूफ़ है क्या तू? शादी करने तक तो ठीक था, इतनी सी उम्र में बाप भी बन गया। हाँ, इतना चौंक क्यों रहा है? पेरेंट्स बनने के लिए कोई उम्र होती है क्या? मैं अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ तो बन गया हूँ। इसमें इतना सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? भाई तू कौन सी दुनिया से आया है? इतनी सी उम्र में कौन शादी करता है? और मान भी लिया शादी कर लिया तो बच्चे थोड़े समय के बाद करता। अभी तो तू खुद बच्चा है। अपना सजेशन तो अपने पास रख। मैं अपने अपने बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ। हमें क्या, ध्यान तो तुम्हें ही रखना होगा। बट इतनी जल्दी तुझे क्यों शहीद होने की थी? जा रहा है यहाँ से या मार खाकर जाएगा? जा रहा हूँ तो भी चलो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वैसे भाभी बहुत खूबसूरत हैं। तो चल मैं आता हूँ। सब बेचैनी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहे थे। अंदर से ईशानी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। धानी मन ही मन भगवान भगवान कर रही थी। डॉक्टर क्या हुआ? कब तक डिलीवरी होगी? ईशानी को बहुत दर्द हो रहा है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो सी सेक्शन कर दीजिए। डॉक्टर के बाहर निकलते ही नीरज उससे पूछने लग जाता है। देखिए मिस्टर सक्सेना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और डिलीवरी में इतना दर्द होता ही है। हमें वेट करना होगा। अगर दोपहर तक डिलीवरी नहीं होती है तो हम सिजेरियन कर देंगे। तो क्या 4 घंटे तक ही चिल्लाती रहेगी ऐसे ही? मिस्टर सक्सेना, डिलीवरी ऐसा ही होता है, बच्चे आसानी से नहीं आ जाते हैं। माँ का नया जन्म होता है। प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर, नीरज शांत रहो, उन्हें अपना काम करने दो। लेकिन डैड, इतना दर्द तो हुआ, ईशानी को कुछ हो जाएगा तो? नीरज ईशानी के दर्द को लेकर परेशान था। बेटा कुछ नहीं होगा उसे। एक माँ है, एक बच्चे का सीज़न ऐसे ही होता है, थोड़ा धैर्य रखो। अगले 2 घंटे तक ईशानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रही थी। एकाएक बच्चे की रोने की आवाज़ सबको सुनाई देने लग जाती है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सबका चेहरा खिल उठता है। हे बाल गोपाल, आपका ही प्रतिरूप दुनिया में आया हो। धानी सबके उम्मीद भरे चेहरे को देखकर एक बार फिर से भगवान को गुहार लगाती है। भाभी, भाभी मेरा सरद आ गया है। मैं उससे मिलकर आती हूँ। भावना शांत रहो, डॉक्टर खुद बाहर लेकर आएंगे। तभी डॉक्टर बाहर आती हैं। डॉक्टर, सरद और ईशानी कैसे हैं? जी? डॉक्टर को नीरज की बात समझ नहीं आती है। वो उसके कहने का मतलब है माँ और बच्चा कैसा है? बिल्कुल ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन, बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर के शब्द सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। मैं सरद से मिल सकता हूँ? जी, मेरा मतलब बच्चे से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी हम क्लीनिंग कर रहे हैं। जैसे ही सब कुछ हो जाता है बच्चे को बाहर लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। माय प्लेजर। डॉक्टर मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। सब बेचैनी से सरद के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में नर्स पिंक कलर के कंबल में लपेटे हुए बच्चे को बाहर लेकर आती है। नीरज लाइन में सबसे आगे खड़ा था। नर्स आगे बढ़कर उसके गोद में बच्चे को रख देती है।
आप फादर हैं? नीरज नाम में सर हिला देता है। ओह सॉरी, इनका फादर कौन है? इसके पापा आउट ऑफ स्टेशन हैं। अच्छा, तो आप लोग मिल लीजिए। जी। सब उस नन्हे से फरिश्ते को देखने लग जाते हैं। शरद को याद करके सभी की आंखें बह जाती हैं। अगर आज शरद होता तो खुशी से पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता है। नीरज एकटक नन्हे पलकों को मूंदे हुए शहजादों को देख रहा था, जो सच में शरद की छवि लग रही थी। भाभी, शरद बचपन में ऐसा ही दिखता था ना? भावना जी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती हैं। हाँ भावना, ये तो पूरा शरद का प्रतिरूप है। शरद ऐसा ही तो दिखता था। माँ, ये शरद का कॉपी नहीं, मेरा शरद है। मेरा शरद ही मेरे पास आया है। माँ, मेरा शरद मेरे पास आया है। अब मैं इसे कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। नीरज उसे सीने से चिपकाते हुए बोलता है। हाँ नीरज, हम इसे कहीं दूर जाने नहीं देंगे। लाओ, मुझे दो शरद को। अरविंद जी अपने गोद में ले लेते हैं, लेकिन अरविंद जी के गोद में आते ही नन्हा शरद रोने लग जाता है। कि क्या हुआ आराधना इसे? अरविंद जी परेशान हो जाते हैं। लाइए हम देखते हैं, मैं नर्स को बुला कर लाता हूँ। आराधना जी अपने गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन नन्हा शरद चुप ही नहीं हो रहा था। भावना जी भी गोद में लेती है, लेकिन नन्हा शरद चुप ही नहीं होता है। लाइए मम्मी जी, हम लेते हैं। धानी आगे बढ़कर गोद में ले लेती है, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब उसका रोना सुनकर परेशान हो जाते हैं। क्या हो गया, इसे कोई परेशानी है क्या? डॉक्टर और नर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। लगता है इसे भूख लगी है। हाँ, लेकिन अभी तो हम इसे फीड करा कर लाए थे। अभी पेशेंट को टाँका लगाने के लिए बेहोश किया गया है। ऐसी हालत में दूध भी नहीं पिला सकते हैं, नहीं तो बच्चे के ऊपर असर होगा। अरे लाओ हमारे नाती को, इस बांझ के गोद में है इसीलिए रो रही है। सुशीला जी आते ही नन्हे शरद को लेने की कोशिश करती है और साथ ही साथ धानी को ताना भी सुना देती है। आगे बढ़कर धानी की गोद से नन्हे शरद को छीनती है। इससे पहले नीरज शरद को अपनी गोद में ले लेता है। सब अबाक होकर सुशीला जी को देख रहे थे। हाथ भी मत लगा लीजिएगा मेरे शरद को, नहीं तो यह हाथ तोड़ने में समय नहीं लगेगा। औरत जानकर लिहाज रख रखा है, नहीं तो जुबान खींचो, मुझे जरा सा भी समय नहीं लगेगा। नीरज शांत रहो। हैरानी की बात यह थी कि नन्हा शरद नीरज के गोद में आते ही शांत हो गया था। प्लीज़ आप लोग बच्चे के सामने शोर मत मचाइए, उसके कान और दिमाग पर असर पड़ेगा। लाइए मैं इसे इसके माँ के पास सुला देती हूँ। नन्हा शरद फिर से नींद के आगोश में चला गया था। नर्स बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। प्लीज़ आप लोग अस्पताल में हैं, इस बात का ध्यान रखें, और पेशेंट भी है यहाँ पर। डॉक्टर सबको एक नज़र देखकर वार्न करते हुए चली जाती है। बहन जी, आपको क्या तकलीफ़ है धानी से? क्यों बार बार आप हमारी खुशियों में ग्रहण लगाने के लिए आप चली आती हैं? हम आपकी खुशियों में ग्रहण नहीं लगा रहे हैं, ये धानी आप लोगों की खुशियों में ग्रहण लगाती है। अब आपके ख़ानदान के वारिस पर ग्रहण बनेगी। इसे मेरे नाती से दूर रखिएगा, नहीं तो ये बांझ। नीरज गुस्से से लपकता है, लेकिन अरविंद जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अपना घटिया सोच उठाइए और जाइए यहाँ से, और अगर एक बार और हमारे बहू के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो दोबारा अपनी बेटी का शक्ल भी नहीं देख पाइएगा। अरे हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, देखिए हमारी बेटी को। साल भर में आपके घर में किलकारी से भर दिया, लेकिन ये, इसकी गोद तो अभी तक सूनी है। धन दौलत से नसीब नहीं खरीद सकते हैं, रहेगी तो किस्मत की खोटी ही। पहले विधवा थी, अब बांझ है। बस निकले यहाँ से। आराधना जी उनका हाथ पर खींचते हुए कॉरिडोर से बाहर निकाल देती हैं। खबरदार दोबारा हमें परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो
नहीं तो आपको भी सुख में याद करेंगे, ना ही दुख में याद करेंगे। इस घटिया औरत को बुलाता कौन है? वो हमने तो कैलाश जी को फ़ोन किया था, उनके बजाय ये औरत कैसे आ गई पता नहीं। कैलाश जी उस दिन के वाक़ये के बाद शर्मिंदा हो गए थे कि वो अपने बेटी का ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए शर्मिंदगी से आज नहीं आते हैं। लेकिन सुशीला जी ने उन्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था और जहर उगलने के लिए पहुंच जाती है। धानी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ कुछ नहीं मम्मी जी। धानी झट से अपने आंसुओं को साफ कर लेती, ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती है। अपनी तकलीफ़ बताकर सबका चेहरा निराश नहीं करना चाहती थी, खुशी का माहौल गमगीन नहीं करना चाहती थी। अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। नीरज उसे सीने से लगा लेता है। किसी के फालतू बातों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ओके? नीरज उसके बालों को सहलाते हुए शांत करता है। जी। अरे मिठाई लेकर आओ, खुशखबरी है। अरविंद जी माहौल बदलने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी से नए भाग के साथ। थैंक यू।